जबकि दूल्हा चैत्रिका की उम्र में खामियां ढूंढने में व्यस्त है। चैत्रिका का पूरा ध्यान उस आदमी पर केंद्रित है जिसे वह प्यार करती है, जो उसके बगल में निश्चल और स्थिर बैठा है। उसका दिल जोर से कांप रहा है। सांस लेना अधिक भारी होता जा रहा है। वह संकुचित, विचलित दृष्टि से उस आदमी को देख रहा है। खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों के बाद, इतने सालों के बाद आखिरकार उसने उस आदमी को देखा। तो क्या उस आदमी ने उसे पहचाना नहीं, या फिर उससे गलतफहमी हुई? चैत्रिका ने जैसे ही गंभीर आवाज सुनी, वह हिल गई। उसने अपने पिता की ओर देखा और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। मन पीड़ा से विषाक्त हो जाता है। उसने अपना हाथ घूंघट के नीचे छिपा लिया और मुट्ठी बांध ली। वह अपने पिता की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता। सुबह की चोट को याद करके मुझे चीखने और रोने का मन करता है। अपनी सांस रोककर मरने की अदम्य इच्छा उसके भीतर जागृत होती है। लेकिन अफसोस, वह असहाय है। यद्यपि वह अपने मन में आत्महत्या करने की 1000 बार कल्पना करता है, फिर भी उसमें इसे वास्तविकता बनाने का साहस नहीं है। पिता नाम का आदमी उसके जीवन में एक अभिशाप के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, आपकी बेटी बड़ी हो गई है। मैं अपने बेटे की शादी 26 साल की लड़की से नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो हम आपकी छोटी बेटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सामने बैठी महिला की बातें सुनकर चैत्रिका शरारत से मुस्कुराए। वह अपना सिर नीचे झुकाए अदृश्य रूप से मुस्कुराया। उसके पास हर किसी को मुस्कुराने की क्षमता नहीं है। यह महिला जिसने अपनी उम्र के बारे में गलती की है, अगर वह चाहती तो आपको बहुत कुछ बता सकती थी। तब क्या होगा? उसके सिर से छत हटा दी जाएगी और वह सड़कों और फुटपाथों पर रात बिताएगा। इसमें भी संदेह है कि रात गुजरेगी या नहीं। इस शहर में ऐसे पुरुषों की कमी है जो देर रात किसी लड़की को अकेला छोड़ दें। चैत्रिका के रूप या गुणों में कोई दोष नहीं है। एकमात्र दोष उम्र है। चैत्रिका की मां ने शरारत भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा। सिर झुकाए बैठी लड़की की सुंदरता में कोई कमी नहीं है। यह कहना गलत होगा कि उनका रंग बेहद गोरा है, क्योंकि उनके चेहरे पर उससे कहीं ज्यादा आकर्षण है। फिर भी यह समाज उसकी उम्र पर विचार क्यों कर रहा है? क्या भ्रम आंखों को नहीं भेदता? पिछले कुछ वर्षों में किसी ने यह नहीं देखा कि लड़की मुस्कुराई है या नहीं। जब मेरे पति से बार बार मेरी बेटी की शादी के बारे में पूछा जाता था तो वे बस इतना ही कहते थे कि वे उसकी शादी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उनसे विवाह की जिम्मेदारी लेने की उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने कभी पिता होने की जिम्मेदारी नहीं ली है। अपने एकाकी जीवन में अपनी बेटी को मरते हुए देखने में असमर्थ, वह अपने पति के चरणों में गिरने में संकोच नहीं करती थी। एक मां के रूप में मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी को थोड़ी खुशी मिले। लेकिन दोनों पक्षों ने चैत्रिका को उसकी उम्र का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया। चैत्रिका के पिता अहमद खड़े हो गए। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, मेरी बेटी अभी छोटी है। इंटर की परीक्षा देने के बाद मैं उससे शादी के बारे में सोचूंगा। अगर आपको चैत्रिका पसंद नहीं है तो आप आ सकते हैं। लड़के की मां ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम ऐसी छोटी लड़की को बूढ़ी बना दोगे? यह तुम्हारा 7 जन्मों का भाग्य है कि मैंने अपने बेटे की शादी तुम्हारे जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में प्रस्तावित की है। आपको उस छोटी लड़की के बारे में सोचना चाहिए। चैत्रिका वहीं बैठी रही, अपने कपड़े पकड़े हुए। महिला के हृदय विदारक शब्द उसके दिल को चोट पहुंचाने में असफल रहे। जिस हृदय में पहले से ही बहुत बड़ा घाव हो, उस पर नए घाव का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। चैत्रिक ने इसे बनने नहीं दिया। जीवित रहने के लिए उसे हजारों ऐसे तीखे शब्द सुनने होंगे। मैं हमेशा ये सुनता हूं, इसलिए इन दिनों आंसू उसे बहुत कीमती लगते हैं। वह अपने अंदर से किसी भी प्रकार की घृणित या नीच भावना को बाहर नहीं आने देगा। चैत्रिका ने उस बहुत ही परिचित व्यक्ति की ओर देखा। दूतावास चिंतित नजरों से उसकी ओर देख रहा है। सफर एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उठ खड़ा हुआ। उसने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, चाची, जब आपको ये लड़की दिहान के लिए पसंद नहीं है तो यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है। आज दोपहर को मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मैं आपके अनुरोध पर आपके साथ आया हूं। अब मुझे जाना होगा। ये लड़की, ये कितनी अजीब बात है कि लोग उसे लड़की कह सकते हैं। चैत्रिका, जो अब तक इतनी कठोर थी, अंदर ही अंदर तड़प रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई चिल्ला रहा है, क्या तुम मर नहीं सकती चैत्रिका? आप मिर्च की तरह अपने जीवन से थक क्यों नहीं जाते? हर कोई दरवाजे से बाहर जा रहा है।
इसके साथ ही जिस व्यक्ति से मैंने इतने सालों तक प्यार किया था वह भी मुझे छोड़कर जा रहा है। चैत्रिका खड़ी हो गई। ड्राइंग रूम में बैठे अपने माता पिता और बहन को नजरअंदाज करते हुए वह बालकनी की ओर भागा। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। सफारत कार में बैठ गया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चैत्रिका दुविधा से ग्रस्त है। मेरी आंखों के सामने बस वह कार ही तैर रही है जो जा रही है। वह कई वर्ष पहले दूतावास से आए काली शर्ट पहने सुगठित गोरे गंभीर युवक को नहीं पहचानता। फिर भी उसका मन कहता है कि यह एक मिशन है। वह युवक जिसने उसके किशोर हृदय में प्रथम प्रेम उत्पन्न किया। लेकिन सवाल यह है कि सफारत उसे पहचान क्यों नहीं पाए। यद्यपि वह इतना निकट था फिर भी क्या उसे पहचानना गलत था। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। शायद वह इसे पहचान नहीं पाया क्योंकि यह बहुत अचानक हुआ था। चाहे कुछ भी हो उसे दूतावास से संपर्क करना ही होगा। चैत्रिका धीरे धीरे चलती हुई अपनी मां के कमरे के सामने खड़ी हो गई। दरवाजे को हल्का गीला कर दें। अगर उसके पिता अंदर हो तो वह दरवाजा खटखटाने से डरता है। यहां तक कि अपनी परछाई देखकर भी उसके पिता की आंखें चिढ़ जाती हैं। लेकिन वह वापस नहीं जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से अपनी मां की आवाज सुनकर उसने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हुआ। उसकी मां बिस्तर पर बैठी चुपचाप आंसू बहा रही है। एक क्षण में उसे अपनी छाती पर पत्थर जैसा भार महसूस हुआ। उसने अपने आप से कहा, मेरी आंखें आंसुओं से कांप रही हैं, मैं तुम्हारी आंखों के आंसू कहां रखूं? वह जाकर अपनी मां के पास बैठ गया। उसने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई और धीमी आवाज में कहा, मां, क्या मैं आपको उस जोड़े का पता दे सकता हूं जो आज मुझसे मिलने आए थे? या लड़के का नंबर? चैत्रिका की मां ने उसे संदेहपूर्ण आश्चर्यचकित नजर से देखा। उन्होंने नर्म स्वर में पूछा, क्यों चैत्री? तुम उनसे बहस नहीं कर सकती। तुम्हारे पिता तुम्हें मार डालेंगे। चिंता मत करो मां, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। उसकी मां ने दिहान के घर का पता लिखकर चैत्रिका को दे दिया। चैत्रिका बिना कुछ कहे कागज लेकर कमरे से बाहर चली गई और अपने कमरे में चली गई। इससे पहले कि वह अपने कपड़े बदल पाती और अपना बैग लेकर निकल पाती, मीन दौड़कर आए और बोली, बहन तुम कहां जा रही हो? चैत्रिका ने कहा, खुशी की तलाश में। मीन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? चैत्रिका बोली, कुछ नहीं, मैं ट्यूशन जा रहा हूं। चैत्रिका दिहान के कार्यालय में इंतजार करते करते थक गई है। जैसे ही उसने खिड़की के शीशे से बाहर देखा तो पाया कि दोपहर हो चुकी थी। कुछ ही घंटे पहले दिहान के परिवार ने उसे अस्वीकार कर दिया और अपमानित किया। फिर भी वह सम्मान की परवाह न करते हुए उस दिहान की ओर दौड़ा है। तुरंत ही मेरे सीने से एक आह निकल गई। मां ने मुझे कार्यालय का पता दिया, इसलिए वह सीधे कार्यालय आ गया। एक लड़की आई और बोली कि दिहान ने अंदर जाने की अनुमति दे दी है। बिना देर किए वह तेजी से केबिन में घुस गया। दिहान ने अपना चेहरा फाइल में दबा रखा था। चैत्रिका को देखकर मैं चौंक गया। उसने तुरंत कहा, आप? चैत्रिका ने कहा, कृपया मुझे दूतावास का पता बताइए। दिहान को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि वह सीधे तौर पर कुछ मांग रहा था। उसने चैत्रिका को अच्छी तरह देखा। उसे वह लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन उसकी मां को यह पसंद नहीं आया। उसका कोई पिता नहीं है, उसका जीवन उसकी मां के साथ है। परिणामस्वरूप वह अपनी मां की राय की अवहेलना नहीं कर सका। आप सफारत को कैसे जानते हैं? चैत्रिका बोली, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, कृपया पहले मुझे पता दो। दिहान ने भौहें सिकुड़ी और मुझे पता बता दिया। चैत्रिका के जाने के बाद उसने सफारत को फोन करना चाहा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। रात में मिलते हैं। चैत्रिका को नहीं पता था कि दूतावास में इतना बड़ा घर है। वह बड़ी मुश्किल से अंदर जाने में कामयाब हुआ। दरबान पैसे नहीं दे रहा था। दोनों तरफ फूलों के बगीचों के बीच एक लंबा रास्ता है जो सीधे घर के सामने के दरवाजे तक जाता है। भयभीत मन से वह दरवाजे तक पहुंचा और रुक गया। अंदर झांककर मैं दंग रह गया। अंदर का हिस्सा बाहर से ज्यादा सुंदर है। अचानक किसी की आवाज आई, आप कौन है? अचानक चैत्रिका तीखी स्त्रीवत आवाज में बोली। वह कुछ कदम पीछे हट गया। एक लड़की सामने खड़ी है। लड़की ने उसके पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उसने धीमी आवाज में कहा। चैत्रिक ने कहा, मैं चैत्रिक हूं। क्या सफारत इस घर में रहता है? लड़की ने भौहें सिकोड़ी।
उसने क्रोधित स्वर में पूछा, क्या आप दूतावास कार्यालय के कर्मचारी हैं? रुको, मैं आपको बताता हूं। अंदर आओ और बैठो। इतना कहकर लड़की तुरंत वहां से चली गई। चैत्रिका भयभीत होकर एक कोने में खड़ी थी। नौकर काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा है। सब कुछ अजीब लगता है। जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर देखा, उसने देखा कि सफारत अपनी कमीज की आस्तीनें मुड़े नीचे आ रहा है। एक क्षण में ही चैत्रिका का सारा भय गायब हो गया। वह इस लड़के की उपस्थिति में बिल्कुल भी नहीं डरता। वह खुशी खुशी सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया। दूतावास नीचे आया और स्थिर हो गया। उसे देखकर उसकी भौहें माथे से छू गईं। आप कौन हैं? उसने गंभीर स्वर में पूछा। चैत्रिका पर कुछ सेकंड के लिए पूरा संसार रुक सा गया था। उसके होठों पर जो मुस्कान थी वह गायब हो गई। उसने सफारत की ओर पीड़ा भरी नजर से देखा। तब चैत्रिका ने कहा, मैं चैत्री हूं। क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या आप सिलहट के बारे में भूल गए हैं? संभवतः इतने वर्षों में आपको ये बात याद नहीं रही होगी। आप आज दोपहर अपने दोस्त दिहान के साथ हमारे घर गए थे। सबसे पहले मुझे आप कहना बंद करो। अचानक आप अनजान लड़कियों के कॉल स्वीकार नहीं करते। ये निस्संदेह असभ्य लड़कियों की पहचान है। दूसरी बात, आज दोपहर को मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे तुम्हारी बातों से समझ आ गया कि तुम ही वो लड़की हो जिसे आंटी ने ठुकरा दिया था। तुम मेरे पास क्यों आए? चैत्रिका की आंखें धुंधली हो गई हैं। वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। मेरी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे हैं। बिना सोचे समझे उसने अधिकार की तीव्र भावना के साथ सफारत की शर्त पकड़ ली। अच्छी तरह देखो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते या नाटक कर रहे हो? सफारत ने सहज भाव से उसकी शर्ट खींच ली और चैत्रिका को एक थप्पड़ मारकर दूर धकेल दिया। चैत्रिका ने पढ़ते समय स्वयं पर नियंत्रण रखा। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि पूरे ड्राइंग रूम में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। बहुत देर तक वहां कोई नहीं था। शायद वह यहां नहीं था। जैसे ही चैत्रिका की आंखें खुली, सफारत ने उसे उग्र क्रोधित नजर से देखा। उसने गुस्से से कहा, मेरे घर से निकल जाओ। इस लड़की को बाहर निकालो। सफारत ने यह कहने के बाद एक क्षण भी इंतजार नहीं किया। जैसे ही एक गार्ड ने चैत्रिका का हाथ पकड़कर उससे खींचा, सफारत सीढ़ियों पर खड़ी हो गई और अपना सिर झुकाकर पासपोर्ट मांगने लगी। गार्ड ने उसका हाथ छोड़ा और एक महिला को इशारा किया कि वह चैत्रिका को बाहर जाने दे। चैत्रिका हिल नहीं रही है, वह स्थिर खड़ी है। वह तब तक बुझती आंखों से देखता रहा जब तक सफारत गायब नहीं हो गया। इसके तुरंत बाद वह दर्द में बुदबुदाया, मैंने किसी को चैत्रिका के गाल पर थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जरीन? अभी मेरे घर से निकल जाओ, अन्यथा मैं आपके बारे में कुछ भूल जाऊंगा। सफारत हाथ जोड़कर खड़ी है, क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करना। उसके माथे की नसें सूजी हुई थीं और साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें जलती हुई लपटों की तरह हैं। सफारत के क्रोधित रूप से घर में हर कोई भयभीत है। जरीन ने भयभीत स्वर में कहा, लड़की ने बिना अनुमति के तुम्हें छुआ, सफारत। मैंने उस लड़की को अशिष्ट व्यवहार के लिए थप्पड़ मारा। इसके अलावा आप उस लड़की को नहीं जानते। किसी अनजान लड़की का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। फकी एक क्षण में सफारत ने जरीन की दिशा में एक तीखी नजर डाली, जिससे जरीन गुब्बारे की तरह शांत हो गई। सफारत ने कांपती आवाज में कहा, क्या किसी अजनबी को थप्पड़ मारना तुम्हें अच्छा लगता है? चाहे वह तुमसे बड़ी ही क्यों न हो। मैं सोचूंगी कि मेरे घर कौन आता है, कौन मुझे छूता है। तुम मुझे क्यों दुख पहुंचाओगे? तुम इस घर में तभी पैर रख पाओगे जिस दिन चैत्रिका तुम्हें क्षमा कर देगी। मुझे आशा है कि मैं तुम्हें 10 मिनट तक इस घर में कहीं नहीं देखूंगा। यह मेरे चाचा का घर है। तुम मुझे इस तरह बाहर नहीं फेंक सकते, सफारत। यह मेरा घर है, मेरी मां का घर। सफारत ने ऊंची आवाज में चिल्लाया। जेरिन डर के मारे उस जगह से दूर चली गई। ड्राइंग रूम में मौजूद सफारत के चाचा, चाची, चचेरे भाई और छोटी मौसियों ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। जेरिन का दिल तेजी से धड़क रहा है। उसका मन उसे बता रहा है कि वह दूतावास से परिचित है, लेकिन दूतावास ने चैत्रिका को क्यों अस्वीकार कर दिया? यह विचार गलत हो सकता है, क्योंकि दूतावास अपने मामलों में किसी और का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद सफारत इसलिए इतना क्रोधित था क्योंकि वह उसके और चैत्रिका के बीच आ गया था। लेकिन वह चैत्रिका जैसी लड़की से कभी माफी नहीं मांगेगा, कभी नहीं।
चैत्रिका अपने पैरों को अस्त व्यस्त रखते हुए फुटपाथ पर चल रही है। आपकी आंखों और चेहरे पर भ्रम का भाव। उसका सफेद घूंघट हवा में लहराता हुआ दोनों दिशाओं में उड़ रहा है। सीने में दर्द के कारण मेरे पैर भारी होते जा रहे हैं। फिर भी वह टूटे हुए दिल के साथ घर की ओर बढ़ता रहता है। जिस खुशी का उसने इतने वर्षों तक इंतजार किया था, वह चैत्रिका के जीवन में दुख के रूप में लौट आए। खुशी नहीं है, फिर भी खुशी की लत स्पष्ट है। वह खुशी से प्रेरित होकर मूर्ख की तरह भाग गया। एक दिन उस आदमी ने खुद ही कहा, मुझे छूने के लिए आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केवल चैत्रिका को ही मेरे मन और शरीर दोनों को छूने का अधिकार है। फिर भी आज उसी व्यक्ति ने पुरानी आदत के कारण उसे छूने के कारण उसका अपमान किया। समय कितनी चीजें बदल देता है। क्या अधिकार की भावना खत्म नहीं हो गई है? मेरे गालों से पानी तेजी से बह रहा है। गोरा चेहरा लाल रंग में बदल गया है। माथे और हाथों में जितना दर्द था, उससे कहीं अधिक दर्द चैत्रिका के सीने में था। तो क्या आप इस फुटपाथ पर बैठकर रोएंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो चैत्रिका आपके गले में अटके आंसुओं को मुक्त कर देगी। चैत्रिक के बादलों से आच्छादित जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब मैंने धूप देखी। सफारत नामक एक युवक के जीवन में खुशियों की एक किरण आई। आज का दूतावास कई वर्ष पहले के दूतावास से बहुत अलग है। भयानक। सफरत भले ही भूल गई हो कि उसकी चैत्रिका कौन है, लेकिन चैत्रिका समय की गति द्वारा छोड़ी गई यादों और प्रेम को अपने मन, मस्तिष्क, हृदय और आत्मा से कभी नहीं मिटा सकती। इस समय ऐसा लग रहा है जैसे दूतावास मेरे कान में फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। ये चैत्र का महीना है। अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए वह तुरंत क्रोधित स्वर में कहता है, तुम मुझे अपने पिता को मारने की इजाजत दोगे? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि लगातार मेरी आत्मा को मार रहे हैं। चैत्रिका के सीने में कहीं फ्रैक्चर है। जब दरवाजे पर जिस लड़की से उसने बात की थी, उसने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा, तो चैत्रिका ने देखा कि उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया अंधकार में हो गई। आपने जो किया है उसके प्रति आपके मन में तुरंत ही आत्मघृणा उत्पन्न हो जाती है। बिना किसी दिशा में देखे वह धुंधली दृष्टि के साथ घर से बाहर चला गया। प्रकृति लाल रंग की चमक में बदल गई है। शाम धरती पर उतर रही है, उसे हल्के नारंगी और लाल रंग में रंग रही है तथा अपने संदेश से मानवता को मदहोश कर रही है। चैत्रिका का पूरा शरीर कांप रहा है। वह सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया और दीवार से टिककर खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने घंटी बजाई, मेरी मां ने दरवाजा खोला। चैत्रिका की आंखें बहुत सूजी हुई हैं। होठ कांप रहे हैं। गोरे चेहरे पर आंतरिक पीड़ा और कष्ट के निशान स्पष्ट और विस्तृत हैं। फहमीदा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे मित्रतापूर्ण दृष्टि से देखा। चैत्रिका ने जब अपनी मां के भयभीत, चिंतित चेहरे को देखा तो वह मंद मंद मुस्कुराई। मेरे सिर में दर्द है मां, उसने कर्कश स्वर में कहा। बहुत थक गई हूं। क्या कमरे में आराम नहीं है? क्या तुम कुछ छिपा रही हो चैत्री? अपनी मां की गंदी आवाज सुनकर चैत्रिका ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। उन्होंने थकावट से आह भरते हुए कहा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? एक मां का दिल, आप समझ जाएंगे। चैत्रिका कांपते कदमों से कमरे में दाखिल हुई, जबकि फहीमा चिंतित नजरों से उसकी ओर देख रही थी। वह कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगा। वह जितना संभव हो सके अपना रोना दबा रही है। लड़की के रोने की वजह से दीवार भी टूट गई है और उसे बाहर जाने से मना कर दिया गया है। इसे वर्षों से जलाकर छोड़ दिया गया है। इसने मेरे मन को लोहे के समान कठोर बना दिया है। लेकिन एक ही पल में वह पिघलने लगा। मन उस व्यक्ति को खोजने में व्यस्त है जिसे उसने चोट पहुंचाई है तथा अपने दिल के घावों को भरने में व्यस्त है। हर साल अंधेरी रात में अपनी आंखें साफ करने से पहले दो चीजें मेरे दिमाग में घूमती रहती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पिता के प्यार ने उनके सिर पर थपथपाया हो और राजदूत की अंतिम सांस लेने से पहले उनकी उनसे मुलाकात हुई हो। बस एक बार। चैत्रिका ने कभी नहीं सोचा था कि यह यात्रा उसके लिए खुशियां नहीं, बल्कि उसके दिल में जहरीले दर्द की बाढ़ लाएगी। मां ने उसे कई बार खाने के लिए बुलाया, लेकिन चैत्रिका ने टाल दिया क्योंकि उसे भूख नहीं थी। शायद वह आज अपने पिता का सामना नहीं करना चाहता। पश्चाताप और पीड़ा उसे बुरी तरह से घेर लेंगे। यद्यपि मीम कई बार कमरे में आई, फिर भी चैत्रिका चुप रही। मीम कुछ और नहीं कह सकी क्योंकि उसकी बहन के भाव उसकी आंखों में चुभ रहे थे।
वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चला गया। उसकी बहन के लिए यह बहुत कठिन है। पिताजी जब चाहें तुम्हें गले लगा सकते हैं। वह आपके सिर को प्यार से थपथपा सकता है। कुछ चीजें जानबूझकर नहीं की जाती। यद्यपि पिता को सब कुछ समझ आ गया था, फिर भी उन्होंने अपना क्रोध दबा लिया और चैत्रिका को हमेशा के लिए दूर धकेल दिया।